जय हिंद बेटा, कैसे हैं सभी लोग। आशा करते हैं कि सभी लोग यहाँ पर 19 जून की एग्ज़ाम के लिए अर्थात एमपीपीएससी की प्री एग्ज़ाम के लिए जी तोड़ मेहनत में लगे होंगे। यहाँ पर कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया गया था कि एग्ज़ाम के 15 दिन पहले किस प्रकार से स्टडी करना चाहिए, और उस वीडियो में एक चीज़ बताई गई थी कि अब ऐसा समय है जहाँ पर हमें सब्जेक्ट को जो पढ़ना तो है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अब ये देखना है कि कौन से ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो टॉपिक एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले हमारे रिवीजन में आ जाना चाहिए। इसी में एक सीरीज स्टार्ट की गई है जिसमें एमपीपीएससी के लिए यहाँ पर सभी अपने अपने टॉपिक के जो टीचर हैं वो टीचर अपने अपने टॉपिक के बारे में बताएंगे कि एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले आपको किन किन विषयों पर काम करना चाहिए। वैसे ही एक सब्जेक्ट है हमारा इतिहास। आज हम बताएंगे आपको कि इतिहास में आपको कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिस टॉपिक पर आपको एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं या उस टॉपिक में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसको हमें पढ़ लेना चाहिए और बहुत जल्दी उसका रिविज़न कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला इतिहास का जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारत का टॉपिक। ये हमारा प्राचीन भारत जो हमारा टॉपिक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमने प्राचीन भारत की एक स्लाइड बनाई हुई है जिसमें हम देखें कि आपके टॉपिक को हमने कैसे बांटा है। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल के साथ बौद्ध और जैन वैष्णव शैव ये टॉपिक लिए हैं। महाजनपद, ईरानी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य काल। अपने इस टॉपिक को, प्राचीन भारत के टॉपिक को हमने अभी इसमें कुछ टॉपिक्स में बांटा है। सब टॉपिक्स हम बात करें इसमें हड़प्पा सभ्यता से वैसे देखा जाए तो बहुत सारे टॉपिक हड़प्पा सभ्यता में, बहुत सारे स्थल हैं। तो इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो थोड़ा सा इस पर अगर रिसर्च किया हमने तो हमें जानकारी मिली कि या कह सकते हैं कि हमें जो पढ़ने के लिए जो आधार मिला तो ऐसा लगता है कि धौलावीरा, लोथल, रोपड़, कोटदीजी। और जैसे एमपीपीएससी में इस बार थोड़ा ताम्रपाषाण युग से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, तो ऐसा लगा कि शायद वो इस टॉपिक से अगर कुछ क्वेश्चन उठाते हैं तो अतरंजी खेड़ा और जौरवे संस्कृति को भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। क्लियर ना बात। याद रखिए, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास में, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन टॉपिक्स को देखना नहीं है आपको, हम ये कह रहे हैं कि टॉपिक तो सभी देखना है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में इस समय पर थोड़ा इस टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा कि धौलावीरा, लोथल, रोपड़, कोटदीजी, अतरंजी खेड़ा, जोरवे संस्कृति से हमें किस किस प्रकार के साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों के बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्लियर बात। तो ध्यान रखिएगा ये टॉपिक। क्लियर। दूसरा, वैदिक साहित्य में बात करते हैं। वैदिक काल में तो आपको एक तो वैदिक साहित्य पढ़ना है। वैदिक साहित्य याद रखिएगा, वैदिक साहित्य में वेद के साथ आपके कंप्लीट हो गए उपनिषद, ब्राह्मण, क्लियर ना, वेदांग, ये दर्शन। इसके साथ साथ आपके रामायण, महाभारत से संबंधित, पुराण से संबंधित जो टॉपिक आपको हमने लिखवाए हैं एग्जाम में, वैदिक साहित्य की जब बात करें तो सिलेबस में आपको कंप्लीट हमने लिखवाया है क्लास में, तो पूरा वैदिक साहित्य आपको पढ़ना है। दूसरा, वैदिक कालीन व्यापारिक व्यवस्था को थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्लियर बात। वैसे वैदिक काल में अगर हम देख सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, दो भाग में पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में आपके सामने प्रशासनिक व्यवस्था भी है, सामाजिक व्यवस्था भी है, बहुत सारी व्यवस्था है, लेकिन आपको ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन दोनों व्यवस्थाओं में आपको व्यापारिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना है। याद रखिएगा, व्यापारिक व्यवस्था मतलब कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यापार होता था, यहाँ पर वस्तु विनिमय था, यहाँ पर सूदखोरों के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है, यहाँ पर सिक्कों के रूप में क्या उपयोग किए जाते थे। इस प्रकार की जो कुछ शब्दावली भी हैं, कुछ चीज़ें हैं, उनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो थोड़ा सा एक चीज़ और देखिएगा, नदियाँ। ठीक है ना, यहाँ पर नदियों के नाम को थोड़ा सा और देख लीजिएगा आप कि नदियों का वर्तमान में और प्राचीन नाम क्या है, तो ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। क्लियर। रिवीजन, क्विक रिवीजन के आधार पे हम बात कर रहे हैं। दूसरा हमारा टॉपिक है बौद्ध, जैन, वैष्णव, शैव। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे लगभग हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। और इस बार हमें जो देखने में लग रहा है कि बौद्ध और जैन में धर्म से संबंधित साहित्य
यानी बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित साहित्य। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो पिटक से संबंधित, मिलिंद पन्नू से संबंधित जितने ऐसे साहित्य हैं, जैन धर्म से संबंधित जो भी साहित्य है, चाहे हम भगवती सूत्र की बात करें, चाहे कल्प सूत्र की बात करें, तो बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित जो साहित्य हैं हमें उनको पढ़ना है। और दूसरा, यहाँ पर जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित जो दर्शन तर्कशास्त्र, क्लियर बात, जो न्याय शास्त्र की बात करते हैं, शून्यवाद का सिद्धांत दिया हुआ है, क्लियर बात। इसके साथ साथ आपके योगवाद, विज्ञानवाद का सिद्धांत दिया गया है। तो यहां पर आप याद रखिएगा, न्यायवाद की बात करें, शून्यवाद की बात करते हैं, शून्यवाद के बाद हम बात करते हैं विज्ञानवाद, क्लियर। तो यहां पर ये टॉपिक ऐसे हैं जिनको आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। बाकी तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म बहुत बड़ा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पर इस फील्ड से प्रश्न आना चाहिए, क्लियर बात, इसको ध्यान दीजिएगा। बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित साहित्य व दर्शन में ये चीजें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर हम बात करते हैं महाजनपद, ईरानी आक्रमण, सिकंदर का आक्रमण और महाजनपद की बात करें। इसमें सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में थोड़ा सा अब आपको, चूंकि काशी को लेकर विशेष रूप से बात चल रही, ज्ञानवापी तो आज मुद्दा उठा है, लेकिन पहले से ही काशी को लेकर बात चल रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी चूंकि काशी से ही यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि काशी महाजनपद के बारे में थोड़ा सा देख लीजिएगा। और दूसरा, यहाँ पर हर्यक वंश के बारे में भी थोड़ा पढ़ लीजिएगा। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमें लगता है इसमें से सामान्यता नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा अगर देखना है आपको, तो ईरानी आक्रमण से ज़्यादा देखिएगा इसमें सिकंदर को चाहे तो और देख लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा टॉपिक्स आपको इसमें से नहीं देखना। यहाँ पर मौर्य काल में यदि बात करेंगे तो मौर्य काल में हम देखें तो मौर्य काल में आपको देखना है मुख्य रूप से सामाजिक जीवन व कला, ठीक है। बस यहां पर सामाजिक जीवन व कला देखिएगा। विशेष रूप से हम बात करें सामाजिक जीवन में, जैसे कि मेगास्थनीज ने यहां पर बताया कि मौर्य काल के समाज को इन्होंने 7 भागों में बांटा। यहाँ पर मौर्य काल में दास प्रथा नहीं होती थी, कौटिल्य कहते हैं दास प्रथा होती थी, 9 प्रकार के दास होते थे। इस प्रकार के क्वेश्चन जो बनते हैं, यहाँ पर महिलाओं को आज निष्कासनी शब्द का उपयोग किया गया है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन है सामाजिक व्यवस्था से संबंधित, वो क्वेश्चन यहाँ बने। कला में आपके खास तौर से देखिए शिलालेख, क्लियर बात, शिलालेख की बात करें, राजप्रसाद की बात करें, तो ये वाला जो पोर्शन है कला में, तो यहाँ पर कला वाला पोर्शन मौर्य काल में एक तो सामाजिक जीवन और दूसरा कला का पोर्शन, ये विशेष रूप से आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि मौर्य काल के स्रोत के बारे में विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो स्रोत है मौर्यकालीन स्रोत, इस पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। शायद हमें लगता है कि इससे संबंध में क्वेश्चन आना चाहिए, क्लियर बात। ये एक टॉपिक है जो मौर्य काल तक के टॉपिक जो विशेष रूप से आपको पढ़ना चाहिए। और जितने हमने टॉपिक लिखा है, शायद ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपके 1.5 घंटे में रिवीजन के रूप में आ जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, हर्षवर्धन काल, दक्षिण भारत और राजपूत। यहां पर मौर्योत्तर काल में हमें दिखाई देता है शुंग वंश और यूनानी, ठीक। यहां पर आपको थोड़ा सा देखना है कि जितना हमने आपको शुंग वंश के संबंध में लिखवाया हुआ है, तो यहां पर शुंग वंश देखिएगा और यूनानी में भी इंडो ग्रीक जैसे मिनांडर के बारे में विशेष रूप से आपको देखना है, तो यहां पर शुंग वंश और यूनानी देख लीजिएगा। बस इससे ज्यादा मौर्योत्तर काल में आपको कोई खास चीज नहीं देखना है। दूसरा गुप्त काल में स्पेशल फिर से आपको देखना साहित्य और मंदिर कला। याद रखिएगा, साहित्य और मंदिर कला। साहित्य चूंकि स्वर्ण युग मुख्य रूप से साहित्य के लिए भी जाना जाता है और मंदिर कला के लिए जाना जाता है, तो साहित्य देखिएगा और मंदिर, जितने हमारे टाइम पीरियड मंदिर बने हुए उन मंदिरों की जानकारी गुप्त काल से संबंधित आपको पढ़ना है। याद रखिएगा, खास तौर से इसमें देखिएगा विज्ञान से संबंधित साहित्य। आपने अगर देखा होगा, हमने आपको जब गुप्त काल लिखवाया था उसके साहित्य लिखवाए थे, तो विज्ञान से संबंधित साहित्य, यहाँ पर कला से संबंधित साहित्य, सबको हमने अलग अलग तरीके से आपको लिखवाया था। तो हमें ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर साहित्य में भी पढ़ना तो आपको पूरा साहित्य, इसमें भी विज्ञान साहित्य पर विशेष रूप से ध्यान देना है। हर्षवर्धन काल में आते हैं, तो इस टॉपिक में यदि हम आते हैं गुप्त काल के बाद, तो ह्वेनसांग व उसके समकालीन राज्यों की राजधानी ह्वेनसांग, क्लियर, ह्वेनसांग के बारे में पढ़ना। और उसके का मतलब है हर्षवर्धन काल यानी वर्धन वंश के समकालीन राज्यों की राजधानी, वैसे गौड़ वंश, ठीक है ना, परवर्ती गौड़ वंश,
ठीक, इसकी हम बात करते हैं। परवर्ती गुप्त शासक, इनकी बात करने, कन्नौज के मौखरी वंश, इनकी बात करते हैं। तो ऐसे जो इसके यानी हर्षवर्धन काल के जो समकालीन राज्य हैं उनकी राजधानियां क्या क्या रही हैं, इनके बारे में थोड़ा सा देखना है। तो एक चार्ट बनवाया था, अगर आपको याद होगा कि हमने एक चार्ट बनवाया था, उस चार्ट में चीजें लिखवाई थी, थोड़ा सा इनको देख लीजिएगा। दक्षिण भारत में देखते हैं तो दक्षिण भारत में उनके वंश व उसके संस्थापक, यानी दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव, क्लियर ना बात, इनके वंश क्या है और उनके वंश के साथ साथ उनके संस्थापक कौन कौन से रहे हैं, ये उस वंश और वंश के संस्थापक तथा स्थापत्य। खास तौर से देखिएगा चोल, चालुक्य, ठीक, सॉरी, पल्लव और चालुक्य स्थापत्य और चोल वंश के संबंध में थोड़ा सा यहां पर शब्दावली पे आ जाए यदि, तो ग्राम प्रशासन को बात करें, ठीक है ना, ग्राम प्रशासन। बस इससे ज्यादा टॉपिक हमें नहीं लगता कि इतने ज़्यादा टाइम आपके पास है कि रिवीजन हो भी सके। तो ये टॉपिक आप देखिएगा कि दक्षिण भारत में वंश व उसके संस्थापक, यानी दक्षिण भारत के जो प्रमुख वंश हैं और उसके संस्थापक, क्लियर, स्थापत्य, और खास तौर चोल काल का देखिएगा ग्राम प्रशासन, चोल काल का ग्राम प्रशासन। राजपूत में आते हैं तो राजपूत में आपके सामने वंश व उसके संस्थापक, उनकी राजधानी, और चूंकि फिल्म अभी बन रही है पृथ्वीराज चौहान, ठीक है ना, फिल्म अभी बन रही है आपकी पृथ्वीराज चौहान, तो थोड़ा सा ये हो सकता है कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में, राय पिथौरा के बारे में आपसे पूछा जाए, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो यहाँ पर राजपूत राज्यों में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे कि उन जो वंश कौन कौन से हैं और वंश के बाद में उसके संस्थापक, राजधानी, इनके बारे में थोड़ा सा आप जैसे गुर्जर प्रतिहार, चंदेल वंश, ये जितने भी हैं ऐसे राज्यों के बारे में उनकी संस्थापक, उनकी राजधानी, ये आपको देखना है। बस इससे ज़्यादा सामान्यतः क्वेश्चन नहीं बनने चाहिए। क्लियर। थोड़ा सा हमने इसको सातवाहन को अलग किया, तो सातवाहन में जैसे नैनिका का अभिलेख, क्लियर बात, यहां पर नैनिका का अभिलेख होता है, क्लियर, ऐसे अभिलेखों को आपको देखना है। और सिक्के, सिक्कों में भी यहां पर आपको पता है बहुत फेमस सिक्के रहे हैं, लेड पोटीन, लेड पोटीन के सिक्के। लेड पोटीन का मतलब होता है सीसा, ठीक है ना, कि यहां पर सातवाहन राजाओं के द्वारा लेड पोटीन के सिक्के चलाए गए। और ये एक ऐसा प्रश्न है जो शायद एमपीपीएससी वालों को बहुत पसंद है और अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेड पोटीन के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए, तो लेड पोटीन के सिक्के चलाए गए सातवाहन राजाओं के द्वारा। संगम वंश सामान्यतः क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर देखें तो संगम वंश में यहाँ पर संगम वंश की प्रमुख संगति क्या है, संगम वंश की प्रमुख संगति मतलब 3 संगम हुए हैं, तो 3 संगमों की संगति के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इससे ज़्यादा क्वेश्चन संगम काल से नहीं आना चाहिए। एक आध देखें तो शिल्पद्दिकारम जैसे जो ग्रंथ है, थोड़ा बहुत ये अगर देखना हो तो वो देख लीजिएगा कि शिल्पद्दिकारम किसने रचना की, क्या हुआ, बस क्लियर। हम फिर से बता दें आपको, जो हम टॉपिक बताते जा रहे हैं ये वो टॉपिक हैं जिनसे एकाध न एकाध क्वेश्चन इतिहास में आने की संभावना है। हम फिर ये नहीं कह रहे हैं कि इन्हीं में से ही आएगा, हमारी गैसिंग है और शायद इनसे टॉपिक आना चाहिए। खैर, ये हो गया आपका प्राचीन काल। प्राचीन काल के इतने टॉपिक हैं जो आपको पढ़ना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मध्यकाल। मध्यकाल में भी हम देखें तो हमारे सामने है सल्तनत काल, ठीक। सल्तनत काल आपने जैसे देखा कि बहुत बड़ा है सल्तनत काल, तो लेकिन सल्तनत काल में भी हमें क्या क्या पढ़ना है, तो अरब आक्रमण से हम जामानता शुरू करते हैं, लेकिन फिर भी हम देखें तो हमें मोहम्मद गौरी देखना है, इल्तुतमिश देखना है, ठीक। गुलाम वंश में हम देखें तो अरब आक्रमण यदि बात करें तो हमें यहाँ पर अरब आक्रमण, तुर्की आक्रमण 2 है। तुर्की आक्रमण हम देखते हैं कि गजनबी का, गौरी का है, मोहम्मद बिन कासिम का है, तो हमें इसमें सबसे महत्वपूर्ण देखना है मोहम्मद गौरी का आक्रमण, क्योंकि गौर प्रदेश को लेकर या पृथ्वीराज चौहान की बात करें तो वो भी संबंधित है, और गौरी के आक्रमण को लेकर बहुत सारी चीज़ें भी सामने आई हैं। इल्तुतमिश पढ़ना है क्योंकि इल्तुतमिश को दिल्ली का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, थोड़ा सा इल्तुतमिश दीजिएगा। इल्तुतमिश के गुलाम कह सकते हैं कि तुर्कान चहलगानी किसने स्थापना की, सिक्के इसके द्वारा चलाए गए, न्याय की जंजीर इसके द्वारा बनाई गई। इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। खिलजी वंश में बात करें तो खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी वगैरह तो है ही है, लेकिन यहाँ पर देखिए खासतौर से अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जो कथन कहे गए हैं, खासतौर से देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में जो कथन कहे गए हैं उन कथनों को देखना है, ठीक है ना, याद रखना उनको कथनों को। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी की जो सैन्य व्यवस्था, जो दशमलव पद्धति पर उसने सैन्य व्यवस्था को लागू किया, तो इस प्रकार के यहाँ पर सैन्य व्यवस्था आपको देखना है। क्लियर। तो अलाउद्दीन खिलजी वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमने आपको जो टॉपिक बताया अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में कथन, ठीक है ना, और वह सैन्य व्यवस्था आपको देखना है।
यहां पर तुगलक वंश में आएंगे तो तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक तो आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन यहां पर मुख्य रूप से देखा फिरोज तुगलक के स्थापत्य और तैमूर लंग का आक्रमण, ये आपको मुख्य रूप से टॉपिक देखना है। फिरोज तुगलक के स्थापत्य व तैमूर लंग के आक्रमण को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इससे ज्यादा क्वेश्चन तुगलक वंश से संबंध में हमारे समझ में नहीं बनना चाहिए। सैयद वंश में आते हैं तो सैयद वंश में खिज्र खां थोड़ा सा देख लीजिएगा, खिज्र खां को लेकर, और दूसरा मुबारक शाह कि मुबारक शाह यहाँ पर आपको पता है मुबारकाबाद के किले का निरीक्षण करते हुए बेचारा मारा गया था। तो यहाँ पर सैयद वंश में दो टॉपिक को आप विशेष रूप से ध्यान दिया, खिज्र खां को और मुबारक शाह को। इसके बाद में यहाँ पर लोधी वंश में भी बात करते हैं तो लोधी वंश में सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी, ठीक है ना, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, इसको आवश्यकता नहीं है, लेकिन सिकंदर लोधी को स्पेशल रूप से देखिएगा कि यहाँ पर सिकंदर लोधी की पुस्तक, ठीक है ना, यहाँ पर आपको पता है सिकंदर लोधी के दो साहित्य हैं, यहाँ पर लज्जते सिकंदरी, फरहंगे सिकंदरी, और ये गुलरुखी के नाम से साहित्य की रचना करता था। तो यहाँ पर आपको खास तौर से ये चीज़ें देखना है। क्लियर बात? तो ये सल्तनत काल में अगर हम देखें यहाँ पर तो ये चीज़ें सामने हैं। इसके साथ साथ सल्तनत काल में अगर हम देखें तो थोड़ा सा सल्तनत काल में यहाँ पर उनकी प्रशासनिक व्यवस्था देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था हम बात कर रहे हैं, आर्थिक व्यवस्था नहीं बात कर रहे हैं, इनकी प्रशासनिक व्यवस्था कि यहाँ पर प्रशासन यानी साम्राज्य को कितने भागों में बांटा गया, यहाँ पर प्रशासनिक जो प्रमुख पद होते थे वो प्रमुख पद कौन से थे, यहाँ पर ये प्रशासनिक पद का संचालन कैसे होता था। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था को विशेष रूप से देखिए, इनसे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। शब्दावली, प्रशासन से संबंधित शब्दावली विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर साहित्य, साहित्य में खास तौर से देखना है आपको फरिश्ता का, अमीर खुसरो के साहित्य, जियाउद्दीन बर्नी और उतबी के साहित्यों को आपको विशेष रूप से देखना है कि इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई। और हमें ऐसा लगता है कि शायद इस टाइम पीरियड में अमीर खुसरो पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। और अमीर खुसरो के साहित्य आप देख ले, चाहे नुए सपेहर हो, चाहे लैला मजनू हो, अमीर खुसरो की पुस्तक, क्लियर ना बात, चाहे यहाँ पर तुगलक नामा हो, जैसी भी ऐसी पुस्तकें हैं वो अमीर खुसरो की पुस्तकों को आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। विजयनगर साम्राज्य में देखें तो विजयनगर साम्राज्य में आपको कृष्णदेवराय और कृष्णदेवराय के साथ तालीकोटा का युद्ध व इनके प्रमुख विभाग। कृष्णदेवराय कब गद्दी पर बैठे, कृष्णदेवराय ने कौन सी पुस्तकें लिखी, कृष्णदेवराय ने यहाँ पर हजार सितुन नामक नगर की स्थापना की, विट्ठल स्वामी का मंदिर बनवाया गया इनके द्वारा, इस प्रकार की चीजें आप कृष्णदेवराय। इसके साथ साथ तालीकोटा का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में यहाँ पर कैसे क्या रहा, कौन से विजयनगर बहमनी साम्राज्य का कौन सा राज्य था जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। तालीकोटा युद्ध और प्रमुख विभाग आपको जैसे सामने पता है विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख विभाग कंडाचार्य विभाग होता है, 58 विभाग होते हैं। ऐसे प्रमुख विभागों को आपको देखना है यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य से, तो आपका विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो जाएगा। प्रशासन आपको बहमनी साम्राज्य देखे तो बहमनी साम्राज्य में एकमात्र व्यक्ति है महमूद गवाह, ठीक है ना, याद रखिएगा, हमने आपको स्पेशल क्लास में पढ़ाया है महमूद गवाह। दूसरा बीजापुर और गोलकुंडा के स्थापत्य कि बीजापुर राजाओं ने क्या क्या स्थापना करवाई और गोलकुंडा के राजाओं ने क्या क्या स्थापना करवाई, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा यहाँ पर बीजापुर और गोलकुंडा को लेकर। क्लियर बात? यहाँ पर ये कंप्लीट आपका सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था आपको इतने देखना है सल्तनत काल से संबंधित। ये हमें ऐसा लगता है कि ये शायद 1.5 घंटे का टॉपिक है, देर ज़्यादा 2 घंटे टॉपिक से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको रिवीजन के लिए टाइम भी नहीं लगना चाहिए। क्लियर बात? इसके बाद आते हैं मुगल काल। मुगल काल मध्यकाल का दूसरा पोर्शन मुगल काल है, इसको भी हमने उसी रूप में बांटा है। हमने जैसे यहाँ पर देखा आपने कि बाबर, हुमायूं व शेर खां, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और उनका प्रशासन। क्लियर बात? जब बाबर की बात करते हैं तो बाबर ने बहुत सारे बागों का निर्माण करवाया है, तो यहाँ पर उनके बागों के संबंध में आप पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से बाग इसके द्वारा बनवाए गए, याद रखिएगा बाबर का। हुमायूं और शेर खां में देखें तो शेर खां का भू राजस्व व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, तो शेर खां की भू राजस्व व्यवस्था और हुमायूं का मकबरा, ये दोनों चीजें देख लीजिएगा। शेर खां का भू राजस्व व्यवस्था और हुमायूं का मकबरा। हुमायूं के मकबरे को आपको पता है कि इसे ताजमहल का पूर्वाभ्यास कहा जाता है, ताजमहल का पूर्वाभ्यास कहा जाता है हुमायूं का मकबरा। क्लियर बात? तो यहाँ पर शेर खां की भू राजस्व व्यवस्था कि शेर खां ने भूमि को कितने भागों में बांटा, शेर खां कितना टैक्स पे करता था, शेर खां टैक्स से संबंधित क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है, ये सारी चीजें आपके इसके में आ जाएंगी। अकबर की धार्मिक और राजपूत नीति, अकबर की
धार्मिक व राजपूत नीति को विशेष रूप से पढ़िएगा। बाकी चीजें तो हैं ही अकबर की, लेकिन यहाँ पर धार्मिक नीति उसकी और राजपूत नीति विशेष रूप से ध्यान देना है। इससे ज़्यादा आपको अकबर के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ना है। जहांगीर के बारे में बात करेंगे तो जहांगीर का चित्रकला, जहांगीर की चित्रकला व प्रमुख चित्रकार, ठीक, जैसे मंसूर वगैरह जो चित्रकार है इसके समय के, कि मंसूर ने तो यहाँ पर उड़ता हुआ बाज का निर्माण किया था, या निर्माण न कहें, उड़ते हुए बाज का चित्र बनाया था मंसूर के द्वारा। तो यहाँ पर इस प्रकार के चित्रकला को, और जहांगीर एक ऐसा व्यक्ति है जिसके शासनकाल में यहाँ पर चित्रकला का सर्वाधिक विकास होता है, और जहांगीर चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी व्यक्ति था। तो इसके शासनकाल की जो चित्रकला है ये विशेष रूप से देखेगा। शाहजहां का स्थापत्य कला, विशेष रूप से शाहजहां की स्थापत्य। यहां पर अब आपके सामने एक बात सोच रहे होंगे कि सर ये तो स्वर्ण युग कहलाता है इन लोगों के लिए, इसलिए टॉपिक दिए गए। बिल्कुल सही बात भी है, चूंकि इस टाइम पीरियड के स्वर्ण युग कहे जाते हैं इसलिए हमने इस टॉपिक को रखा। लेकिन अगर हमारे पास में किसी ऐसे टॉपिक के सामने आते हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और उस टॉपिक को अगर नज़रअंदाज कर दें तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। जिस टॉपिक को हर साल यहाँ पर रिपीटिशन में आना चाहिए वो रिपीटिशन में यदि आ रहा है और हम ये सोच के छोड़ दें कि नहीं हो सकता अगली बार ना आए क्योंकि ये तो प्रमुख टॉपिक है, और छोड़ के चले जाएं तो हमारी बेवकूफ़ी है। इसलिए यहाँ पर जो कि जहांगीर को चित्रकला के लिए और शाहजहां को स्थापत्य के लिए जाना था, इन दोनों टॉपिक को आप ध्यान रखिएगा। औरंगजेब के द्वारा अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन यही कहना चाहिए काशी के मंदिर को तोड़ना, ये सारी चीज़ें करना। तो औरंगजेब ने कहाँ सोमनाथ के मंदिर को, कहाँ केशवराय के मंदिर को, यहाँ पर काशी के मंदिर को तोड़ा, तो ये मंदिरों को कहाँ कहाँ का ध्वस्त किया इसके बारे में करना, और स्थानों के बारे में कि भाई या वहाँ के स्थान जैसे काशी हुआ, सोमनाथ हुआ, इनके बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लेंगे। इसके बाद बात करते हैं प्रशासन। तो प्रशासन में हम देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था की बात करें, प्रशासन में देखना चाहिए तो यहाँ पर भू राजस्व व्यवस्था, खासतौर से भू राजस्व प्रशासन में इनका मुगल कालीन प्रशासन में देखना है आपको भू राजस्व व्यवस्था, और भू राजस्व व्यवस्था में भी देखना है आपको आईने दहशाला व्यवस्था। याद रखिएगा अकबर की आईने दहशाला व्यवस्था जाप्ती व्यवस्था से कोरिलेट होती है, तो इस व्यवस्था को आपको विशेष रूप से देखना है मध्यकाल में, मुगल काल वाला पोर्शन। क्लियर बात, समझ में आ गया होगा। और इतने टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देना है। भक्ति और सूफी संप्रदाय, हमने यहाँ पर कुछ लोगों के नाम निकाले हैं भक्ति और सूफी में। तो यहाँ पर भक्ति और सूफी में बात करें तो रामानुज, गुरु नानक, रैदास और दादू, ठीक है ना। रामानुज, गुरु नानक, रैदास और दादू, इनको विशेष रूप से देख लीजिएगा। भक्ति आंदोलन के दौरान इनके प्रमुख ग्रंथ कौन से रहे हैं, इनके द्वारा क्या क्या किया गया, चीज़ें इनको ध्यान रखिएगा। क्लियर। सूफी संतों में दो सूफी आपको देखना है, चिश्ती संप्रदाय के और नक्शबंदी संप्रदाय के। बस इन दो सूफी संतों को देख लीजिए, खासतौर से चिश्ती और नक्शबंदी संप्रदाय। क्लियर बात, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आधुनिक काल को लेकर। आधुनिक काल में हमारे सामने जो टॉपिक हैं वो टॉपिक है, यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं उत्तरवर्ती, ठीक है ना। यहां पर उत्तरवर्ती मुगल, मराठा, बंगाल, मैसूर, कर्नाटक और गवर्नर जनरल, ये हमने टॉपिक बांटे हैं। उत्तरवर्ती मुगल में खास तौर से आपको देखना अकबर द्वितीय के बारे में, जो हमने आपको पढ़ाया है। 3-4 लाइनें हैं वैसे अकबर द्वितीय के बारे में, ज़्यादा हमें नहीं लगता कि इससे पूछेंगे, बस अकबर द्वितीय को थोड़ा सा देख लीजिएगा। मराठों में आपको स्पेशल शिवाजी देखना है, ठीक है ना, स्पेशल शिवाजी देखना मराठों में। बंगाल में आपको स्पेशल देखना है प्लासी का युद्ध, ठीक है ना। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ, प्लासी के युद्ध के संबंध में जो कोटेशंस हैं उनके बारे में आपको देखना है। तो ये देखना प्लासी का युद्ध। मैसूर जब आप पढ़ेंगे तो मैसूर में स्पेशल देखना आपको टीपू सुल्तान, ठीक है ना। स्पेशल रूप से आपको टीपू सुल्तान देखना है कि टीपू सुल्तान ने यहाँ पर कैसे हल्की तोपों का उपयोग किया, मिसाइल का जनक के रूप में भी यहाँ पर उस रूप में जाना जाता है, ये इसने संवत भी चलाया। ये सारी चीज़ें आपको देखना है टीपू सुल्तान के बारे में। वैसे मैसूर राज्य से ऐसा लगता है कि शायद कम ही क्वेश्चन पूछे जाएं, नहीं लगता कि पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आप एक बार नज़र तो डाल ही लेंगे उसमें। कर्नाटक युद्ध में खास तौर से देखिएगा तीसरा कर्नाटक युद्ध, ठीक है ना। तीसरे कर्नाटक युद्ध मतलब आपको इसमें देखना क्या है, कर्नाटक युद्ध में कि कर्नाटक युद्ध हुआ कब हुआ, किसके बीच में हुआ, अंग्रेजों की तरफ से कौन था, यहाँ पर फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था, यहाँ पर कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, और लास्ट में किस संधि से समाप्त हुआ, बस। ठीक है, इतनी चीजें देखी जाती हैं फटाफट नजर से,
ठीक है ना। आपको ऐसा नहीं पूरा पढ़ने बैठना है, ऐसा नहीं, फटाफट नजर से देखी जाती है कि कब हुआ, किसके बीच में हुआ, कारण क्या था, तात्कालिक कारण क्या था, फेमस युद्ध वानडीवास का जिसे हम युद्ध कहते हैं, तो वानडीवास का युद्ध हुआ और लास्ट में परिणाम खत्म। ठीक है, 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपका रिवीजन हो जाएगा। यहां पर 30 कर्नाटक युद्ध का। यहां पर हम देखते हैं गवर्नर जनरल में, तो गवर्नर जनरल में वैसे तो आपके सामने बहुत से गवर्नर जनरल हैं, लेकिन अगर हम यहां पर देखें तो खास तौर से हमें गवर्नर जनरल दिखाई देता है तो कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, कैनिंग और 1857 क्रांति। चूंकि कैनिंग के साथ में 1857 क्रांति हुई है, इसीलिए ये वाला पोर्शन आपको इतना देखना है। और 1857 की क्रांति विशेष रूप से देख लीजिएगा, क्वेश्चन आने की संभावना फिर से 1857 क्रांति के संबंध में है, तो आपको 1857 क्रांति फिर से देखना है। तो कॉर्नवालिस, डलहौजी, कैनिंग व 1857 की क्रांति, ये आपको विशेष रूप से इस चार्ट के रूप में अगर हम बात करें तो ये टॉपिक आपको देखना चाहिए। यहां पर आदिवासी आंदोलन की बात, यानी इसी प्रकार से फिर से हमने बात किया चैप्टर में, आदिवासी आंदोलन, कृषक आंदोलन, प्रमुख अधिनियम, क्रांतिकारी आंदोलन, सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन और गांधी युग की बात करें। हम यहां पर बात करें तो आदिवासी आंदोलन में खासतौर से आपको देखना संथाल, मुंडा और रामोसी विद्रोह। संथाल, मुंडा और रामोसी विद्रोह, ये आपको मुख्य रूप से यहां पर देखना है। कृषक आंदोलन में बात करेंगे तो कृषक आंदोलन पावना, मोपला, कूका विद्रोह व रंपाओं का विद्रोह, रंपाओं का विद्रोह और चंपारण थोड़ा सा देख लिया। किसान आंदोलन में चंपारण भी महत्वपूर्ण है, तो इसको भी थोड़ा देखिएगा। क्लियर बात। यहां पर भी आपको क्या देखना होता है, पावना विद्रोह का स्थल कौन सा है, प्रमुख नेता क्या रहे हैं, इसके दबाने का टाइम पीरियड क्या था और परिणाम क्या रहे, 4 पॉइंट। ठीक, पावना विद्रोह हुआ कहां, स्थान, इसके प्रमुख नेता, रीजन तो सबको पता, कृषक है तो कृषक तो रहेंगे। यहां पर लास्ट का परिणाम क्या निकला, ये आपके सामने होना चाहिए बस। ठीक, तो इतना 4 पॉइंट है। मोपला विद्रोह आपके कब हुआ, कहां हुआ, परिणाम क्या निकला, इसके प्रमुख नेता, सेम कंडीशन। आपको बस 4 पॉइंट में देखना। आप देखिए, अब फटाफट रिवीजन होता है इन चीजों का, तो ये आपके सामने ये रहेंगे। 1935 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, चूंकि आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो 1935 1919 का अधिनियम स्पेशल रूप से लिखा हुआ है। और जैसा पिछले समय से देखने को मिला, चाहे यूपीएससी की बात करें चाहे एमपीपीएससी की बात करें, 1919 या 1935 के अधिनियम में से एक नए क्वेश्चंस आपका सामने आ रहा है। इसीलिए थोड़े से दोनों अधिनियम को इसमें आप देख लीजिएगा, 1935 का 1919 का अधिनियम, आप दोनों अधिनियम को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्रांतिकारी आंदोलन में बात करते हैं तो एक लाहौर षड्यंत्र केस देख लीजिएगा भगत सिंह वाला, एक मेरठ षड्यंत्र केस देख लीजिएगा जो किसानों को लेकर 29 में हुआ है, मेरठ षड्यंत्र केस, और मास्टर सूरसेन का चटगांव शस्त्रागार वाला, चटगांव शस्त्रागार वाला जो हुआ है यहां पर, वो भी आप देख लीजिएगा। और थोड़ा सा अगर आपके पास टाइम और बचे तो थोड़ा सा आजाद हिंद फौज भी देखिएगा, आजाद हिंद फौज, ये वाला पोर्शन आप देख लीजिएगा। क्लियर। तो क्रांतिकारी आंदोलन में थोड़ा सा आपको देखें, लाहौर षड्यंत्र केस, मेरठ, मास्टर सूरसेन और ये, और अगर कभी हो तो एक, चूंकि याद आया अभी, एक ऊधम सिंह का मामला जरूर देख लेंगे थोड़ा सा। अभी फिल्म भी बनी थी उसके ऊपर और शायद क्वेश्चन बन भी जाए, ऊधम सिंह, और उसको अवार्ड भी मिला है ऊधम सिंह फिल्म को, तो थोड़ा सा ऊधम सिंह भी आप देख लीजिएगा। क्लियर। सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन भाग बात करेंगे तो इसमें आपको देखना एक विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन, ये देख लीजिएगा। और एक थोड़ा सा और याद आ रहा है, अहमदिया आंदोलन, अहमदिया आंदोलन। ठीक, ये 3 चीजें आपको देखनी, विवेकानंद, अलीगढ़ आंदोलन और अहमदिया आंदोलन, इन 3 चीजों को इस वाले पोर्शन में आपको देखना है। गांधी युग में हमारे सामने बहुत सारे आंदोलन तो हैं, लेकिन इस पे देखना है आपको असहयोग आंदोलन देखिएगा। अगस्त असहयोग आंदोलन के पश्चात आपको देखना है अगस्त प्रस्ताव, तीसरा देखना है कैबिनेट मिशन। ये 3 टॉपिक आपको गांधी युग से खासतौर से देखना है, असहयोग आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव और कैबिनेट मिशन, ये 3 टॉपिक आप देखिएगा गांधी युग से। तो ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। अतः ये सारे जो टॉपिक आपको बताए गए हैं, ये सभी टॉपिक वो हैं जिन टॉपिक पर आपको एक सरसरी निगाह डालना है। यहाँ पर लास्ट टाइम के लिए बताए गए टॉपिक कि आपको इन टॉपिक को पढ़ते हुए काम करना है, क्योंकि
एग्जाम में सिलेक्शन के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। और हम ये नहीं कहते सिर्फ इस टॉपिक को, आपको सारे टॉपिक को एवरेज करना है, इस टॉपिक को विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सिलेक्शन के लिए ये भी उतना ही जरूरी है। कहते हैं जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही चीज़ों को छोड़ना भी जरूरी है। तो लास्ट टाइम में यहाँ पर इन चीज़ों पर, या कह सकते हैं जो हमने टॉपिक बताए हैं उस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, सभी लोग मेहनत करें और ये भी बताएं कि आपको लास्ट टाइम पर जितने ऑब्जेक्टिव हो सकें, जितने भी ऑब्जेक्टिव हो सके उन ऑब्जेक्टिव को देखिएगा। जय हिंद, जय भारत।